आपका पोता आपको ज़रूर मिलेगा। पोता दिला दीजिएगा तो मैं थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा जीने का। भाभी और देवर के रिश्ते के बारे में बताऊं तो जो 2 दिन वो यहाँ शादी करने के बाद वाले दिन आई थी, तो उसके बाद हमारी आज तक कभी मुलाकात नहीं हुई। मेरे पोता को मंगवा दीजिए, उसके सहारे मैं जी लूंगी, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मेरे पोता को दिलवा दीजिए। आफ्टर मैरिज सबसे ज़्यादा सुसाइडल केस जो हैं वो मेन के हैं। तो क्या इस देश में ऐसी कोई लॉ नहीं होने चाहिए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई फोरम नहीं होना चाहिए जहां मेन अपनी बात कर सके? सिक्योरिटी कंसर्न भी है। प्रभारी तो अभी तक मिलने तक नहीं आए अभी सर। तक मिलने नहीं आए हैं यहाँ का थाना। नहीं। देखिए बताइए, इस तरह का थाना, इस तरह का प्रशासन है, आप सवाल उठाइए, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, ट्विटर पे वीडियो डालिए कि एक प्रशासन यहाँ पे नहीं आया है इनसे बात करने। सच बिहार आप देख रहे हैं और आपको मालूम है कि किस तरह से हमने अतुल सुभाष जी की स्टोरी चलाई है। अभी उनके घर पे हैं, उनके छोटे भाई हैं हमारे साथ, और जिस तरह से ये पूरा परिवार गमगीन है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखें, पूरा समाज देखे कि किस तरह से महिलाएं आजकल अति उत्साहित होकर, उन्हें ऐसा लगने लगा है कि कानून उनके जेब में रहता है, वो किसी को प्रताड़ित कर सकती है। और ऐसे कई केसेस सच बिहार पे आपने पहले भी देखा है और आज ये घटना हो चुकी है। थोड़ा गुस्सा भी है मन में, कुंठा भी है कि समाज के कई हिस्सा महिलाओं की आंसू देखकर तुरंत ये समझ लेता है कि शोषित है। वो कहते हैं ना कि रोती हुई महिलाएं और मुस्कुराता हुआ पुरुष के बारे में जब आप सोचिए तो थोड़ा गहराई से सोचिए कि कितना सही है और कितना गलत। अभी उनके भाई हैं जिनका नाम विकास है ना आपका? जी, विकास विकास जी हैं हमारे साथ, और इनकी लड़ाई अब सिर्फ अपने बड़े भाई की नहीं है, इनकी लड़ाई सिर्फ अपने भतीजे को लाने की नहीं है। अब इनकी लड़ाई उन सब अतुल सुभाष की है जो कल इसी सिचुएशन के भेंट न चढ़ जाए। सर, इस देश का जो कानून व्यवस्था है, इसके ऊपर मैं ही सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ आज, या मेरे भाई ने ही सिर्फ सवाल नहीं उठाए हैं। इस देश में जो कानून व्यवस्था है, इसमें फॉर्मर सीजेआई चंद्रचूड़ जी ने भी अपने एक बाइट में उन्होंने बोला है कि कैसे हमारा सिस्टम फेल्योर है, और उस सिस्टम फेल्योर का एक जीता जाता उदाहरण जो है वो मेरा भाई फांसी लगाकर उसने जो जान दी है वो ये है। सच जो है वो बयां सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरा देश कर रहा है। पूरे देश में ये चर्चाएं, एक सोए हुए जो हमारे देश में कानून है, उस कानून को जगाया है मेरे भाई ने। तो मेरे भाई ने जो किया है उसे सोई हुई जो सरकार हैं, जो इस सिस्टम है, जो ये सिस्टम में करप्ट लोग हैं, जिनको ऐसा लगता है कि महिलाएं ही हैं जो दया की पात्र हैं, जो महिलाएं ही हैं जिनके ऊपर जो है वो सारे के सारे जो हैं वो लॉज एप्लीकेबल होने एप्लीकेबल हैं। क्या वो सारे के सारे ऐसी महिलाएं ही हैं जिनको उत्पीड़न किए जा रहे हैं मेन के द्वारा? इस देश में ऐसा भी है, जो अगर आप रेशियो देखोगे तो आफ्टर मैरिज सबसे ज़्यादा सुसाइडल केस जो हैं वो मेन के हैं। तो क्या इस देश में ऐसी कोई लॉ नहीं होने चाहिए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई फोरम नहीं होना चाहिए जहां मेन अपनी बात कर सके? अगर वो हरास होता है तो वो कहाँ जाए, किसके पास जाए? कि पुरुष आयोग अब बनाना ही चाहिए। अब लड़ाई इसकी भी है हमारी कि अब पुरुष आयोग अविलंब बने, और दूसरी 498A जो केस है उसमें एक संशोधन हो जिसमें कुछ ऐसे प्रावधान रखे जाएं कि एकदम से पुरुष के और उसके परिवार वालों को गिरफ्तारी न हो या फिर कोई कार्रवाई न हो जाए। सर, मैं ये आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि देश में सिर्फ 498 की बात नहीं होनी चाहिए। सिर्फ 498 तो डेटा ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि 98% केसेस आर फेक। मेरे पास कहने के लिए आपके पास ये है कि इस देश में जो कानून लगाने वाले जो एडवोकेट्स हैं, जो कानून की धाराएं लगाते हैं, उस आरोप जो बिना आरोपी के आरोप लगा दिए जाते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, सो दैट कि जो सही बंदा है उसके ऊपर भी अगर आप फेक कानून लगा के, कोई कानून के सेक्शंस लगा के अगर आप उसको हरास करने की कोशिश कर रहे हो, उसके ऊपर ट्रायल करने की कोशिश कर रहे हो, उसको भगाने की कोशिश कर रहे हो, उसके ऊपर 10-15 तरह के एक्ट के धाराओं को लगा के उसको परेशान कर रहे हो, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी कई चाहिए। धारा तो ऐसे हैं जो सिर्फ पुरुषों पे ही लगते हैं, जैसे 377
अगर संबंध बनाने, यौन संबंध बनाने को लेकर कोई भी गलत प्रक्रिया अपनाई जाती है, अननेचुरल सेक्स को लेकर जो करता है, वो तो सिर्फ पुरुषों पे ही लगता है। महिलाओं को मान लिया जाता है कि वो अननेचुरल सेक्स के लिए वो कभी पुरुष को प्रताड़ित ही नहीं कर सकती, जिनका बात भी आपने, आपके भाई साहब ने पूरे वीडियो में एक सेगमेंट में किया है एकदम से। सर मुझे ये जानना है कि किसी की अगर शादी होती है तो उसमें 377 कैसे हो सकता है? उसका बच्चा हो गया है, उस बच्चे की उम्र जो है वो 6 महीने से ज़्यादा होने के बाद आपने एफआईआर दर्ज कराते हो, उसके बाद भी 377 लग रहे हैं, ये धाराएं लग रही हैं, और लगाने वाला वकील है। जो वकील को हम एक नॉर्मल इंसान को तो सेक्शंस नहीं पता होते हैं। वो क्या होता है, वो वकील के पास जाता है, वकील उनको समझाते हैं कि ये सारे के सारे आप सेक्शंस लगाओ, इस धारा में लगाओ, डाउरी लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। तो क्या ऐसा कानून नहीं होना चाहिए कि आप वकीलों को भी ऐसा रहे कि अगर हम कोई कानून में गलत प्रोविज़न का इस्तेमाल करके किसी को परेशान कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी अगर ये प्रूफ नहीं कर पाए तो प्रूविंग राइट जो है वो इस चीज़ का उनके ऊपर है। तो क्यों ऐसे देश में कानून नहीं होना चाहिए कि जो आप लगा रहे हो उसके आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी? जो उस महिला का केस लड़ने जाएगा उस वकील को अरेस्ट किया जा सकता है या उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। सवाल है हमारा विकास जी, आपकी भाभी जो हुई, उनसे आपका क्या बनता था या क्या बातचीत होती थी? अंतिम बातचीत आपकी क्या थी, या आपका रिश्ता आपके बीच में कैसा था या कैसा रहा? सर मैं आपको अगर भाभी और देवर के रिश्ते के बारे में बताऊं तो जो 2 दिन वो यहाँ शादी करने के बाद वाले दिन आई थी, तो उसके बाद हमारी आज तक कभी मुलाकात नहीं हुई, किसी भी जगह नहीं हुई, कहीं भी नहीं हुई, कभी बात भी नहीं हुई किसी चीज़ को लेकर? नहीं। मैं आपको मिलने की बात पहले बताया। दूसरी बात, जो बात करने की बात आई जहाँ तक, तो बात करने में हमारा जो मोस्टली जो बात होता था, कुछ मेरे कंपनी से रिलेटेड कोई एक वेबसाइट बनानी थी मुझे, तो शायद वो वेबसाइट जानती थी बनाना, तो शायद मैंने उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स और कि मेरे वेबसाइट में ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं और ये सारी चीज़ें लगनी चाहिए, शायद इससे रिलेटेड बात हुई होंगी। मेजरली जो बात होती थी वो एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो कोई ऐसा होता था कि भाई आप ITR हमारा फाइल कर दीजिएगा, ये होती थी। और एक थोड़े बहुत पैसे के ट्रांजैक्शन के लेन देन होते थे, जैसे उनका कोई बर्थडे आता था तो मैं उनको ट्रांसफ़र करता था 2100 रुपये या 1100 रुपये, और मेरे बर्थडे आते थे तो वो मेरे ऊपर ट्रांसफ़र कर देती थी। केस के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई, विवाद के बारे में? केस से रिलेटेड तो कहाँ, जब तक मेरे भाई के पास तक थी तब तक ही ये कुछ सब कुछ होता था, इसके अलावा तो आज तक जब से वो गई नहीं वहाँ से उसके बाद तो मेरी कोई बातचीत ही नहीं हुई है, आज तक नहीं हुई है। तो ये स्थिति है, और मैं चाहूँगा कि इनके, देखिए इतना होता है ना, क्या सिचुएशन आता है ग्राउंड पे कि इनकी घर की जो हालात है, मैं दोबारा जाके दिखाना भी नहीं चाहता। हमारे कलीग हैं निभा जी का वीडियो देखिए आप, जो अंदर की है उनकी माँ की, मैं चाहता हूँ कि वही दिखाऊं। मैं फिर से रिकॉर्ड करने की भी हिम्मत नहीं जुटा रहा, क्योंकि इनकी माँ की जो स्थिति है वो देख के रहा नहीं जाता है। क्योंकि जब भी मीडिया का माइक उनके तक जाता है, उस घटना का एक शब्द बोलने में वो जिस तरह से प्रभावित होती हैं, वो देख के रहा नहीं जाता, अजीब लगता है। क्या बोलिएगा माता जी? मेरे को पोता दिलवा दीजिए, अभी तक मेरे पोता नहीं आया मेरे पास में। मेरे पोता को मंगवा दीजिए, उसके सहारे मैं जी लूँगी, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। मेरे पोता को दिलवा दीजिए। तो जीने का सहारा से पोता बचा है। हाँ, बस जीने का सहारा मेरा पोता है। मैं दूसरा अतुल सुभाष तैयार कर लूँगी, उसको पढ़ा लिखा के, मेरा बच्चा वहाँ बर्बाद हो जाएगा। मतलब आपको अपनी बहू पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं? भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं। वो मेरे बच्चे का जब इतना कर सकती है तो मेरे पता नहीं पोता के साथ क्या करेगी। मेरे को पोता दिलवा दीजिएगा तो मैं जी पाऊंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। माता जी जानती है अभी वो लड़की गिरफ्तार हो गई है, आपकी बहू? सुना है। ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपके पोता के साथ भी कुछ कर सकती है तो जो मेरे बेटा तक के साथ ऐसा कर सकती है, पता नहीं पोता के भी साथ कर सकती है। वो हत्यारिन है, जब मेरे बेटा को मार सकती है तो मेरे पोता को भी मार सकती है। वो आ जाएगा तो मैं जी लूंगी, नहीं तो मैं तो मर जाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी। इनका जो हालत है, मतलब मेरा तो पूरा संसार उजड़ गया।
मेरा पोता आ जाएगा तो फिर जीने की थोड़ी सी उम्मीद जागेगी। इनका हालत बहुत ख़राब है और हम इनसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब है। और दिखाइए, अतुल जी की माँ है, रोइए नहीं, आपका पोता आपको ज़रूर मिलेगा। मेरे को पोता दिला दीजिएगा तो मैं थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा जीने का। मैं आपके माध्यम से एक और गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें कुछ फैमिली सिक्योरिटी कंसर्न भी है, क्योंकि मेरे भाई ने जो एलिगेशंस जज के ऊपर लगाए हैं और जो इनके फैमिली, जो मेरे भाई के भाभी की जो फैमिलीज़ हैं उसमें कुछ पॉलिटिकली कनेक्टेड लोग भी हैं। अब खतरा लग रहा है आपको? तो मैं, क्योंकि मोस्टली जो है वो मुझे जस्टिस के दिलवाने के लिए मुझे यहाँ रह के काम नहीं करना पड़ेगा, मुझे हो सकता है ट्रैवल करना पड़े। तो मेरे फादर और मदर के लिए मैं बिहार पुलिस और बिहार सरकार से गुजारिश करता हूँ कि मेरे फैमिली को सुरक्षा दी जाए, और मैं सुरक्षा की मांग करता हूँ आप लोगों के थ्रू कि शायद मेरी बात सुनी जाए और मेरी फैमिली को सुरक्षा के लिए कोई थाना प्रभारी जो है यहाँ के नहीं बोले हैं क्या? थाना प्रभारी तो अभी तक मिलने तक नहीं आए हैं अभी सर। तक मिलने नहीं आए हैं यहाँ का थाना? नहीं। देखिए, बताइए, इस तरह का थाना, इस तरह का प्रशासन है, जो समाज सवाल उठा रहे हैं ना, इनके भाई साहब जो ने सवाल उठाया, देखिए कितना है। एक व्यक्ति का दुनिया भर से यहाँ लोग पहुँच गए और पुलिस थाना बगल में है, एकदम बगल में है यहाँ पे थाना, और पहुँचे नहीं। हमें तो लगा कि अजीब है, एकदम नहीं पहुँचे थाना। एक भी प्रशासन का एक बंदा भी नहीं आया, कोई भी पर्सन नहीं आया प्रशासन का। ये सीरियसनेस है हमारी प्रशासनिक व्यवस्था और कानून में, एक व्यक्ति के डेथ हो जाने के बाद भी ये है। आप सोचिए कि इनकी सुरक्षा को कितना बड़ा खतरा है अभी समय में, कि जो प्रशासन देखने नहीं आया है वो प्रशासन इतना मीडिया आने के बाद, इतना हुजूम लगने के बाद इनसे बात करने नहीं आया है, अपनी सहानुभूति पेश करने नहीं आया है। वो सोचिए कि इनकी सुरक्षा को कितना बड़ा डेंट है ये, और खतरा होने वाला है जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों के थ्रू मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे फ़ोन्स और मेरे फादर के फ़ोन के नंबर जो हैं वो पब्लिकली ओपन है, तो थ्रेटनिंग कॉल्स और ये सारी चीज़ों से भी हमें कंसर्न है थोड़ा सा। तो मेक श्योर कि मेरे फादर मदर की सुरक्षा जो है वो किसी भी तरह की जाए, क्योंकि मैं एनी टाइम अवेलेबल अपने फादर मदर के साथ नहीं रह सकता हूँ बिकॉज ऑफ दैट फाइट एंड ऑल। सो एकदम विकास जी, आप निश्चिंत रहिए और मैं निश्चिंत हूँ अपने दर्शकों के। आप सवाल उठाइए, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, प्रशासनिक व्यवस्था को टैग कीजिए, ट्विटर पे वीडियो डालिए कि एक प्रशासन यहाँ पे नहीं आया है इनसे बात करने, और सुरक्षा को इनकी खतरा है। अगर इनके सुरक्षा के साथ कुछ भी होता है ना, उसका जिम्मेदार इस देश का प्रशासन होगा, और यहाँ का प्रशासन तो होगा ही होगा। तो आप लोगों की, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एक बड़े भाई जो दुनिया में नहीं रहा, उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसका आवाज़ कम से कम हम तो उठा ही पाएँ। तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके लिखिएगा, ताकि प्रशासन अविलंब इन्हें सुरक्षा दे। बाकी आप राय क्या देते हैं कमेंट करके बताइए, और कोशिश यही है कि ऐसे मुद्दों को गंभीरता से उठाई जाए, ताकि समाज में न्यायिक व्यवस्था थोड़ा दुरुस्त हो, ताकि एक आम इंसान इतना होप रखे कि एक पढ़े लिखे इंसान जो उम्मीद टूट गया इतना बड़ा, वो कभी नहीं किसी के साथ हो।